गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया था, प्लस अपन ने एंट्रोपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम भी देख लिया। आज अपन देखेंगे क्लॉसियस अनइक्वलिटी प्रिंसिपल, CLAUSIUS, क्लॉसियस इनइक्वलिटी। ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, वो साइक्लिक प्रोसेस क्या हो सकता है, रिवर्सेबल भी हो सकता है और वो इरिवर्सेबल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जो आपकी एक टर्म है dq/t for any cyclic process is less than or equal to 0, ये दिया था किसने, क्लॉसियस अनइक्वलिटी। लेस देन तो होता है, अगर मैं बोलूं कि dq/t is for a cyclic process is less than 0, वो तो होता है इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, और dq/t is equals to 0 वो होता है रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। ये होता है क्लॉसियस अनइक्वलिटी। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो ये टर्म है dq/t, ये लेस देन या इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो इसी को देखो अपन देखते हैं कैसे। देखो आप एक सिस्टम कंसिडर करो जिसमें क्या होता है, यहाँ ये तो है सोर्स जहाँ की टेम्परेचर है वो है T2, ठीक है, और यहाँ पे ये है सिंक जिसका टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब यहाँ से ये Q2 हीट ले रहा है एक सिस्टम, एक हीट इंजन आप मान लो, जो कि Q2 हीट ले रहा है और ये रिवर्सिबली वर्क कर रहा है। वर्क जो है वो कैसे कर रहा है, ये रिवर्सिबली। ये एक हीट इंजन है जो कि रिवर्सिबली वर्क कर रहा है ना। Q2 हीट ले रहा है और Q1 हीट जो है वो सिंक को दे रहा है। Q2 हाई टेम्परेचर, T2 सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमेशा सिंक से, तो हाई टेम्परेचर से हीट ले रहा है Q2 और Q1 दे रहा है, और रिवर्सिबली क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। ये एक हीट इंजन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप एक और मान लो कि ये Q2 हीट ले रहा है, लेकिन इस बार जो हीट इंजन है वो रिवर्सिबली ना वर्क करके कैसे वर्क कर रहा है, इरिवर्सिबली वर्क कर रहा है। और फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप ये कह सकते हो Q इरिवर्सिबल हीट जो है ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना दो एग्जाम्पल हो गए जिसमें दो सिस्टम है, एक रिवर्सिबली वर्क कर रहा है और एक इरिवर्सिबली वर्क कर रहा है। और अपना क्लॉसियस अनइक्वलिटी प्रिंसिपल जो था वो क्या कह रहा था कि ये जो टर्म है dq/t ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन रिवर्सिबल प्रोसेस की स्टडी करते हैं कि रिवर्सिबल में मैंने बताया ये इक्वल हो जाता है, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो आपने हीट इंजन की एफिशिएंसी पढ़ी है, मैंने आपको बताया था T2 - T1/T2 या फिर Q2 - Q1/Q2, ये आई थी। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 - T1 को 1 - T1/T2, और इसको लिख सकते हैं 1 - Q1/Q2, क्योंकि सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। फिर 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, T1/T2 इज इक्वल्स टू Q1/Q2। ठीक है, ये बचा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q2 को मैं इधर ले जाऊं, Q2/T2 किसके इक्वल हो गया, Q1/T1 से। ये अपना यहाँ से आया जो अभी तक अपन ने पढ़ा हुआ है कि Q2/T1 इज इक्वल्स टू Q1/T1। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन को निकालना है साइक्लिक प्रोसेस का टोटल dq/t। ठीक है,
टोटल हीट का कितना एक्सचेंज हुआ उस, क्योंकि एक हीट इंजन एक रिवर्सिबली साइक्लिक प्रोसेस ही है, ठीक है, तो उसमें कितना एक्सचेंज हुआ हीट का। तो देखो Q2 हीट ली गई तो प्लस Q2 बाय कहाँ से ली गई, T2 से, और Q1 हीट दी गई तो माइनस Q1 अपॉन T1। तो ये अपन ने टोटल हीट का एक्सचेंज लिख दिया उस रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ देखा Q2 अपॉन Q1 किसके इक्वल है, Q1 अपॉन T1 के, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं और दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये किसके लिए प्रूव हो गया, ये हो गया फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होती है, 0 के, वही क्लॉसियस अनइक्वालिटी ने कहा था, ठीक है। अब अपन सेम थिंग को फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रूव करते हैं। देखो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैं बोलूं कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है इसमें आप ये जो टर्म है डी क्यू अपॉन टी वो लेस देन 0 कैसे होगी, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करोगे, फॉर इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो अपन क्या करेंगे, इसका टोटल निकालते हैं पहले हीट का, तो उसने भी Q2 हीट ली T2 टेम्परेचर से, ठीक है, और दी कितनी, माइनस Q इरिवर्सिबल हीट दी T1 टेम्परेचर, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि W जो होता है, जो वर्क डन होता है वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। और जो अपन हीट लेते हैं वही तो काम आती है वर्क डन करने के, तो ये जो हीट ली ये वर्क डन करने के ज्यादा काम हुई और रिलीज क्या हुई, कम हुई, क्योंकि वर्क डन ज्यादा हुआ तो जो ली गई उसमें से थोड़ी ही हीट रिलीज हुई। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कम है, इसका मतलब जो हीट अपन ने एब्जॉर्ब करी है सिस्टम ने वो बहुत कम वर्क डन करने के काम आई है, ज्यादातर बाहर ही निकल गई है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में देखें कि Q1 और Q इरिवर्सिबल में कौन सा ज्यादा है, तो आपको पता है Q इरिवर्सिबल निकलने वाली हीट है, Q इरिवर्सिबल जो रिलीज हुई वो Q इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा रिलीज होगी, हीट रिलीज ज्यादा होगी ना, क्यों, क्योंकि वर्क डन कम करता है, तो जो हीट ली है वो वर्क डन के तो कम काम लेगा और रिलीज ज्यादा करेगा, ठीक है। अब रिलीज ज्यादा करेगा, ये अपन को बात पता चली गई है कि Q इरिवर्सिबल ज्यादा है। यहाँ पे आप एक बार वापस देखें, अब देखो यहाँ पे अपन Q2 अपॉन T2 की जगह अपन Q1 अपॉन T1 लिख सकते हैं, ये अपन को यहाँ से पता चला था जब अपन ने, ये तो अपन ने हीट इंजन की एफिशिएंसी से निकाला है कि Q2 अपॉन T2 किसके इक्वल होता है, Q1 अपॉन T1 की। तो यहाँ Q2 अपॉन T2 की जगह भी मैं Q1 अपॉन T1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ देखो Q2 अपॉन T2 की जगह मैं लिख रही हूँ Q2 अपॉन T2 जो है उसकी जगह मैं लिख रही हूँ Q1 अपॉन T1, सॉरी ये है Q2 अपॉन T2, तो फर्स्ट वाली टर्म जो हो जाएगी वो Q1 अपॉन T1 माइनस Q इरिवर्सिबल अपॉन T1 ही है नीचे, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी Q अपॉन T तो चल रही है, इधर की तरफ आप T1 ले लो और ये क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q इरिवर्सिबल आ जाएगा। अब आप देखो दोनों टर्म्स के माइनस में Q इरिवर्सिबल हमेशा जाता है, मतलब ये जो टर्म आएगी हमेशा नेगेटिव ही आएगी, और नेगेटिव टर्म आएगी तो लेस देन 0 ही हुआ, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे, ये आप यहाँ पे बता सकते हो, बिकॉज Q इरिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q1, देयरफॉर दिस टर्म विल बी नेगेटिव, और ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो है आपका dQ बाई टी जो है वो लेस देन 0 आए। तो ये है क्लॉसियस अनइक्वालिटी प्रिंसिपल, जिसमें आपको इस टर्म को इक्वल टू 0 तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बताना है और लेस देन 0 आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस में बताना है, ओके। ये अपना क्लॉसियस अनइक्वालिटी हो गया है। तो अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं अपन ने, एक तो देखो ये पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होता है डेल्टा एस कह दो या डी एस कह दो वो 0 होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी सदा ही बढ़ती है, एंट्रोपी ऑफ ए प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी ही ऐसी क्वांटिटी है जो कि ग्रेटर देन 0 होने पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा या अपने आप होना चाहेगा, और जितनी भी क्वांटिटीज हैं थर्मोडायनेमिक्स की, चाहे आप G देखो, H देखो, A देखो, वो सब क्या होंगी, 0 मतलब लेस देन मतलब माइनस में होंगी,
ठीक है, लेस देन 0 होंगी तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। सिर्फ डेल्टा ऐसी ऐसा है जिसकी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस बताना चाहती हूँ जो कि आप वैसे निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान में रहे तो हर जगह वो काम आती हैं। जैसे देखो, एक तो DH, ठीक है, इसका होता है TdS, ठीक है, प्लस VdP। इसी तरह से DG का होता है माइनस SdT प्लस VdP, ठीक है। फिर डेल्टा DE, TdS है ना, माइनस PdV। ये तो आप देखते ही हो, ये वही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। DQ की जगह अपन ने TdS लिख दिया और W की जगह माइनस PdV, ठीक है। एक होता है DA, जो कि मैंने आज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है ये, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है माइनस SdT और माइनस PdV। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आती हैं, जर्नल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस हैं ये आप ध्यान रखिए, ठीक। अब अपन देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखो क्या होता है, वो होता है एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। देखो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन, देखो 0 डिग्री नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। अगर 0 केल्विन है, मान लो ये 0 केल्विन है ना, और आप चाहते हो कि ये जो है ये आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो डिग्री में ये क्या आएगा, माइनस 273 डिग्री। तो अब अपन क्या करेंगे, ये आपको पता चल गया एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, या आप कह सकते हो माइनस 273 डिग्री। ओके, अब क्या होता है एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। थर्ड लॉ बात करता है एंट्रोपी की, है ना। एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, बट मेनली किसकी बात करता है, बट मेनली ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसमें एटम्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, और अमॉर्फस वो होता है जिसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये बोल रहा है कि एंट्रोपी जो है वो किसी भी सब्सटेंस में 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस में मान लो, या मोस्टली जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या होती, एंट्रोपी उसमें क्या होती है, 0 होती है। देखो, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, है ना। तो टेम्परेचर के साथ रैंडमनेस जो है वो बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती है टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है जिससे उनका मोशन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर ही 0 केल्विन हो गया तो जो एटम्स हैं उनकी रैंडमनेस भी कम हो जाती है, जो कि ये बोल रहे हैं 0 ही हो जाती है किस केस में, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, ऐसे सॉलिड्स जिनमें की परफेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट हो एटम्स का। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो चीज है कि टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाती है, इसको प्रूव कर, देखो अपन किससे कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं अपन नर्न्स हीट थ्योरम, ठीक है, नर्न्स हीट थ्योरम से। ओके, नर्न्स हीट थ्योरम जो है उसको प्रूव करने के लिए पहले अपन को एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी,
एट कांस्टेंट P। ओके, अब क्या होता है, इफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0, टेम्परेचर 0 है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर 0 है तो आपको पता है डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा G और डेल्टा H एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे व्हेन टेम्परेचर इज 0। ठीक है, फिर जो नर्न्स हीट थ्योरम है वो क्या बताती है, नर्न्स हीट थ्योरम क्या बताती है कि जो डेल्टा G मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें टेम्परेचर के साथ, ठीक है, और लिमिट्स लगाएं, लिमिट क्या लगाएं कि टेम्परेचर टेंड्स टू 0, कि टेम्परेचर 0 की तरफ कम से कम है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये नर्न्स हीट थ्योरम बताती है, क्या बताती है कि डिफरेंशिएट ये डी कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है उसको हम डिफरेंशिएट करें, या उसको हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि कितना चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है टेम्परेचर के साथ, तो वो जो कह सकते हो क्वांटिटी है वो 0 की तरफ या 0 हो जाती है, कब, जब टेम्परेचर 0 की तरफ जा रहा होता है, तो वो चेंज भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है गिब्स फ्री एनर्जी में। ठीक है, ये बताता है नर्न्स हीट थ्योरम। और अभी हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज में से देखा कि ये डेल्टा G जो है वो किसके इक्वल होता जाता है, डेल्टा H के, कब, जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0। तो आप इसमें भी ये लिख सकते हो कि ये जो नर्न्स हीट थ्योरम है इसी में ही, कि जब डेल्टा G ही डेल्टा T के साथ 0 हो रहा है तो ये भी तो 0 हो जाएगा, डेल्टा H अपॉन dt वो भी कब, दोनों कब, लिमिट क्या लगाई कि T टेंड्स टू 0, और इसमें भी लिमिट T टेंड्स टू 0, तो ये क्योंकि डेल्टा G डेल्टा H के इक्वल हो जाता है, कब, जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0। ठीक है, और जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0 होता है तो इसका चेंज 0 हो जाता है, तो ये इसका भी चेंज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप पहले बताओगे बातें, उसके बाद में जो अपनी ये बात निकल के आए इससे आगे बढ़ेंगे। देखो क्या है कि डी जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, जब उसे टेम्परेचर के साथ उसका चेंज अगर हम देखें और टेम्परेचर टेंड्स टू 0, तो ये प्लस ये डेल्टा H भी, जो कि हमें पता चला कि इसके इक्वल होता है, किससे पता चला, गिब्स हेल्महोल्ट्ज से, इसमें भी अगर T टेंड्स टू 0 है तो ये दोनों क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाती हैं, कब, जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0, टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, अब देखो आप ये जो डेल्टा G है, ठीक है, आपको पता है कि डेल्टा G जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, अभी हमने पढ़ा था माइनस SDT प्लस VDP, ये लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस SDT, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर ये टर्म तो 0 हो जाएगी। अब आप क्या करो, इसमें ही आप कंसिडर करो, मान लो एक सिस्टम है जिसकी डेल्टा G जो चेंज है गिब्स फ्री एनर्जी का वो डेल्टा G1 है, और एंट्रोपी जो है वो S1 है dt, ये एक सिस्टम है। दो सिस्टम कंसिडर करो, उनका कंपैरिजन करेंगे, देखो है ना, और ये दूसरा सिस्टम है जिसकी एंट्रोपी चेंज ये है dt। ठीक है, और अब इनको कंपेयर करें तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल्स टू माइनस S2 dt, माइनस करूंगी, माइनस ही तो कर रहे हैं दोनों टर्म्स को, तो माइनस करूंगी तो अगली टर्म तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा डेल्टा G ही आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस ही है दोनों का, और डेल्टा G का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो डेल्टा, यहाँ पे पहले अगर मैं लिखूं तो इस तरह से आएगा माइनस S2 प्लस S1 dt। अब अगर आप चाहते हो कि S2 माइनस S1 हो, कि S2 पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाए, तो आप बाहर की तरफ माइनस निकाल दो, लगा दो, तो ये आ जाएगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो, क्योंकि ये डिफरेंस अगर अपना आया है तो अपन इसको
डी डेल्टा जी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, डी डेल्टा जी अपॉन डी टी, है ना, और कांस्टेंट क्या चल रहा था, प्रेशर चल रहा था, इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, जो कि आगे माइनस है, अपन ने अभी लगाया था साइन चेंज करने के लिए माइनस। ये देखो ये यही निकल के आया। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है जिसे हम जीरो कह रहे हैं, कब, जब टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है डेल्टा एस के। इसका मतलब डेल्टा एस ऑल्सो टेंड्स टू जीरो या ऑल्सो जीरो व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो। तो इसका मतलब एंट्रोपी भी जीरो हो जाती है कब, जब टेम्परेचर जीरो की तरफ जाता है। प्लस ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा है डेल एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसे हम कहते हैं ये देखो दोनों पी पे कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं Cp। लेकिन यहाँ पे डी एच नहीं है, डेल्टा एच है, तो ये किसके इक्वल होगी, ये वाली क्वांटिटी होगी डेल्टा Cp के इक्वल। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो भी जब टेम्परेचर कम होता जाता है तो वो भी किसके इक्वल होता जाता है, जीरो के इक्वल होता जाता है। तो नर्न्स हीट थ्योरम जो है कि टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी रैंडमनेस कम होती जाती है टेम्परेचर के साथ, वो आप यहाँ से बता सकते हो, जो कि थर्ड लॉ बता रहा है, जिसको अगर आपको प्रूव करना है तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही कुछ और देखेंगे। थैंक यू।